क्या पढ़ा हुआ है, अभी हमारे रिकर्शन सब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, रिकर्शन हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम डीपी, प्योर डीपी कैसे करते हैं उस चीज पे जाएंगे, मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग अब ढंग से स्टार्ट होगी बेसिकली हमारी। तो मैं ये डे 8 लिख देता हूँ, और ठीक है, एक सेकंड। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं और इसको डीपी से कैसे करेंगे उसकी अप्रोच देखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, बेसिक फिबोनाची नंबर है। ठीक है, फिबोनाची नंबर वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है। फिबोनाची नंबर क्या होता है कि हमारे जो नंबर है वो पिछले दो नंबरों से मिलके बना होगा, और जो पहला नंबर होता है एफ ऑफ जीरो, फिबोनाची ऑफ जीरो, तो जीरो होता है, और फिबोनाची ऑफ वन हमें वन दे देता है। ठीक है, ये हमें चीज पता है। और जो नेक्स्ट नंबर बनेगा एफ ऑफ टू, वो पिछले दो नंबर, तो क्या वन प्लस एफ ऑफ जीरो से ऐड करके बनेगा, जो बेसिकली वन होगा। फिर अगर मैं एफ ऑफ थ्री की बात करूं, तो वो पिछले दो एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन से बन के मिल के बनेगा, तो वन प्लस वन, ये फिर टू हो गया। एफ ऑफ फोर, ये पिछले दो से एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ में आती है, ये वाली बात हमें समझ में आती है। ठीक है, हमें क्या समझ में आया था, फिबोनाची नंबर का कॉन्सेप्ट हमें पता है कि हमारे पिछले दो नंबर से बन के वो आता है। अब इसमें हम डीपी कैसे लगाएंगे, अगर हम नॉर्मल रिकर्शन की बात करें, हमें क्या गिवन होगा, हमें एन की वैल्यू गिवन होगी। जैसे हमें एन इक्वल्स टू टू दे दिया, एन इक्वल्स टू टू दे दिया, तो ये कह रहे हैं कि सेकंड फिबोनाची नंबर बताओ। तो एफ ऑफ टू क्या होता है, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो, डेट इज बेसिकली एफ ऑफ वन कितना होता है वन, प्लस एफ ऑफ जीरो कितना होता है जीरो। तो ये पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी एफ ऑफ टू की, मतलब सेकंड फिबोनाची नंबर। तो मैं क्या दूंगा वन है, ये मैंने कैसे निकाला, पिछले दो ऐड कर दिए। अगर मैं एफ ऑफ थ्री की बात करूं, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। अब अगर मुझे एफ ऑफ टू की वैल्यू पता है, तो वो क्या है वन, प्लस एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है वन, तो ये टू आ जाएगा। बेसिकली क्वेश्चन में हमें एन दे रखा है और nth फिबोनाची नंबर फाइंड करना। तो हमें बाय रिकर्शन, जितना हमने अभी तक रिकर्शन पढ़ा है और फिबोनाची के बारे में पढ़ा है, तो उससे हम इसका रिकर्सिव कोड लिख सकते हैं। ठीक है, उसको इतना समझाने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं सिर्फ डायरेक्ट कोड लिखता हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें समझ में आएगा ये जो चीज कर रहे हैं। तो मुझे क्या क्या दे रखा है, तो अगर मैं nth फिबोनाची नंबर देखूं, तो वो क्या होगा, लास्ट टू नंबर्स, तो फिबो ऑफ n माइनस वन प्लस फिबो ऑफ n माइनस टू। ठीक है, ये मुझे पता है। तो ये वाली चीज मुझे पता है, तो मैं इससे इसकी मदद से अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख लूंगा कि अगर मैं nth फिबोनाची नंबर चाहता हूँ, तो वो कैसे आएगा, कैसे आएगा, अगर मैं उससे पिछले वाले दो जो हैं उनको ऐड कर दूं और रिटर्न कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न फिबो ऑफ n माइनस वन, वन प्लस फिबो ऑफ n माइनस टू को ऐड करके भेज दूंगा। और अगर मेरा n, बिकॉज हमें जो स्टार्टिंग के दो हैं उनकी तो वैल्यू पता है, अगर n इक्वल इक्वल्स टू जीरो है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो, और अगर n इक्वल इक्वल्स टू वन है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा वन। ये वाली चीज मुझे पता है, और मैंने इसका रिकर्सिव फंक्शन बना लिया। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं कार्तिक नहीं, आर्यन, ठीक है। नहीं है ना, सब सब सही है। हाँ। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं इसका रिकर्सिव फंक्शन अगर मैं इसका कोड एडिटर में लिखूं, तो ये इस वाले क्वेश्चन के लिए तो शायद चल भी जाए। देखो, अगर मैं इस वाले, क्योंकि इसमें वैल्यू जीरो से लेके 30 तक है,
तो अगर ये बड़ा टेस्ट केस होता ना, जैसे अगर मैं इसके लिए यही वाला कोड लिखता हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, देखना तुम एक एक ही वाली चीज देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मैंने वहां कोड लिखा था उसको डिट्टो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा n इक्वल्स टू जीरो है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न जीरो। अगर मेरा n इक्वल्स टू वन है तो मैं रिटर्न करूंगा वन। ठीक है, ये वाला किया मैंने, रन किया। रन में तो सारे चल जाएंगे इसके टेस्ट केस, और मैंने सबमिट किया तो ये शायद चल भी जाए, वो मुझे पता नहीं, तो चलेगा या नहीं। देखो चल गया, एक्सेप्ट हो गया। बट अगर यहीं पे ये थोड़ा बड़ा इनपुट होता, लेट सपोज मैं तुम्हें इनपुट दे दूं कि n इक्वल्स टू 2000 या फिर 2 लाख दे दिया, 2000 भी बहुत ही रहेगा, क्योंकि 2000 भी अगर मैं इसको इनपुट दे दूं, अगर ये मैं अपने लोकल उस पर चला के देखता हूँ, देखो यही वाला कोड, वीएस कोड। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि तुम्हारा फाइल, न्यू फोल्डर, ठीक है। तो मैं एक सिंपल एक सी प्लस प्लस की बना देता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसका नाम रखता हूँ डॉट std प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, उसके बाद मेरा मेन फंक्शन आएगा जिसमें मुझे ये कॉल करना है, std। ठीक है, तो मैंने यही जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा था ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ फिबोनाची वाला। तो मैं क्या पास करूंगा, वही जो यहाँ पे कर रहा था, एन पास करूंगा इस फिबोनाची नंबर फाइंड करने वाले फंक्शन को, और देखता हूँ मेरी ये क्या आउटपुट देता है। लेट सपोज पहले मैंने एन मैं डायनेमिकली ले रहा हूँ, मैं केस दिखाऊंगा कि केस होगा क्या एक्चुअली। फिब ऑफ एन, ठीक है, मैं करता हूँ इसको कंपाइल जी प्लस प्लस। ठीक है, कंपाइल किया, चल 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 चल। ठीक है, अगर मैंने n की वैल्यू लेट सपोज तीन डाली है, तीन डाली है, तो मुझे आंसर सही ला के दे देगा। अब देखो, मैं इनपुट का साइज बढ़ा देता हूँ। इन्होंने 30 तक दिया था ना, लेट सपोज अगर मैं 40 कर दूं, ठीक है चल गया, कोई बात नहीं है, चल गया। आउटपुट मेरा कितना बड़ा आ गया, हाँ चलो ठीक है। अगर मैं अपना मतलब एक बार और चला के देखूं और आउटपुट रखता हूँ जो मैंने बोला था 2000, तो देखना क्या होगा। अगर ये चल भी जाता है ना तो देख लो कितना टाइम लग रहा है। अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वरना मेरा यहाँ पे नीचे आउटपुट आ जाता। डेट मीन्स हो गया रहा है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ हो क्या रहा है, ये बेसिक रिकर्शन चल कैसे रहा है और क्यों ये इतना टाइम लगा रहा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये बहुत देर में चलेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना इनपुट का साइज बढ़ाया ना, असल में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं छोटे इनपुट के लिए n इक्वल्स टू 5 के लिए दिखाऊं तो क्या सीन हो रहा होगा। मैं फिबो ऑफ 5 इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मेरी दो कॉल हो रही है। फिबो ऑफ 4 प्लस, पहले ये वाली कंप्लीट होगी फिर यहाँ पे आएंगे, बट ये वाली भी होगी फिबो ऑफ 3। ठीक है, फिर क्या होगी, फिबो ऑफ 3 प्लस फिबो ऑफ 2, ये वाली बाद में होगी, अभी ये वाली होगी फिबो ऑफ 2 प्लस फिबो ऑफ 1। और जब ये फिबो ऑफ 1 पे आ जाएगा, ठीक है, फिबो ऑफ
वन और फिब ऑफ जीरो। ठीक है, फिब ऑफ वन पे आ जाएगा तो ये वन रिटर्न कर देगा। मतलब अगर नीचे कॉल होगी तो वन ये रिटर्न कर देगा अपने फंक्शन से, और यहाँ से जीरो रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। मैं कहा ठीक है। अब इस वाले के लिए फिर कॉल होगी, यहाँ से भी फिर वन रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर जीरो, सॉरी यहाँ पे वन आ जाएगा ना, वन प्लस वन, यहाँ पे इस वाले के पास टू आ जाएगा रिटर्न होके। फिर इसके लिए ना ये पूरा जो मैंने ये वाली चीज करी थी, ये फिर से रिकैलकुलेट होगा। जो ये वाली चीज हुई थी ना यहाँ पे, ये पूरी चीज रिकैलकुलेट होगी। मैं कहा ठीक है, यहाँ से भी मेरा आंसर वन आ जाएगा। ये थ्री हो गया, यहाँ पे थ्री पहुंच गया। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे थ्री पहुंचा तो अब मेरा ये वाला रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, तो इसके लिए फिर से ये पूरी रिकैलकुलेशन होगी जो यहाँ था। अब ये बात देखो तुम, अभी तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज में खेल रहा हूँ, एन इक्वल्स टू थ्री फोर में। तभी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा कितना ज्यादा रिकैलकुलेशन हो रहा है। अगर मैं एन इक्वल्स टू 2000 की बात करूं तो सीन क्या हो रहा होगा, फिबो ऑफ 2000, फिर यहाँ पे क्या कॉल हो रहा होगा, फिबो ऑफ 11999 प्लस फिबो ऑफ 11998। ठीक है, तो अगर जैसे रिकर्सिव कॉल चल रही है मेरी नीचे नीचे, तो ये पहले पूरा रिकैलकुलेट हुआ होगा, पहले पूरा कैलकुलेट हुआ होगा, फिर यहाँ पे आके फिर वही चीज रिकैलकुलेट हुई। तो हमारा क्या है, रिकैलकुलेशन बढ़ रही है और वही चीज दोबारा हो रही है, जिसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है एग्जीक्यूट होने में। इसी चीज को हम अवॉइड करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्राम, ये वाली चीज समझ में आई ना, कि हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग एज एन कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करना स्टार्ट किया। बिकॉज हाँ। हमारा बार बार वही चीज हो रही है रिकर्सिव कॉल में। उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, जो ये आंसर कैलकुलेट होता जा रहा है ना, इसको कहीं स्टोर करके रख लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मेरी n इक्वल्स टू फाइव के लिए एग्जांपल अगर मैं देखूं, तो मेरी फिबो फाइव कॉल हुई होगी, फिर फिबो ऑफ फोर प्लस फिबो ऑफ थ्री कॉल हुई होगी। ठीक है, ये वाली बाद में होगी। उससे पहले फिबो ऑफ थ्री कॉल हुई होगी, और ये वाली बाद में होगी फिबो ऑफ टू। फिर उसके बाद क्या हुई होगी, फिबो ऑफ टू प्लस फिबो ऑफ वन वाली बाद में होगी। उसके बाद क्या होगी, फिबो ऑफ वन प्लस फिबो ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहां से मेरी वैल्यू रिटर्न क्या होगी, वन। यहाँ से वैल्यू रिटर्न क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं उतने ही साइज की एरे बना लूंगा जितना मेरा एन दिया होगा। जितना मेरा एन दिया होगा उतने साइज की मैं एरे बना लूंगा। मैं क्या करूंगा, एक एरे बना ली जिसमें जो मेरी इंडेक्स है ना, जो मेरी इंडेक्स है वो मेरी बेसिकली ये बता रही है कि अगर मेरा n इक्वल्स टू थ्री है, तो मैं मतलब फिबो ऑफ फाइव के लिए अगर कॉल कर रहा हूँ और उसका आंसर मैंने एक बार कैलकुलेट कर लिया, तो फिबो ऑफ फाइव का आंसर मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मुझे फिबो ऑफ वन का आंसर मिल गया, तो मैंने यहाँ पे वन पुट कर दिया। ठीक है, फिबो ऑफ जीरो का आंसर मिल गया, तो मैंने यहाँ पे जीरो पुट कर दिया। ये इनिशियली मैंने मान लिया माइनस वन थे सब। ठीक है, माइनस वन थे सब, इनिशियली सब माइनस वन थे। जैसी मुझे आंसर मिलेगा मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अब फिबो ऑफ टू में शुरू में माइनस वन था, तो मैं ये चेक करूंगा। ये चेक करने की वैसे मुझे जरूरत भी नहीं है अभी के लिए, क्योंकि ये यहाँ से आके रिटर्न हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब फिबो ऑफ वन के लिए मैं दोबारा रिकर्सिव कॉल करूंगा क्या, मैं क्या नहीं, मैं क्या देखूंगा,
मेरी वन वाली उस पे पहले से वैल्यू मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसको रिटर्न करूंगा वन, और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या रिटर्न होगा, थ्री के लिए टू रिटर्न होगा। ठीक है, टू रिटर्न होगा। तो फिर जो नंबर थ्री के लिए जो मेरी रिकर्सिव कॉल हुई थी उस पर वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, अभी वैल्यू मैंने डाल दी। अब फिबो टू के लिए मैं देखूंगा। अब मैं पहले ये चेक करूंगा कि पहले क्या मैं इसको कैलकुलेट कर चुका हूँ। मैं देखूंगा हाँ कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू डालूंगा और पिछली वाली रिकर्सिव कॉल पे मूव कर जाऊंगा। तो फिब ऑफ फोर के पास मेरी वैल्यू थ्री आ जाएगी, और फिब ऑफ थ्री की वैल्यू क्या मैं रिकैलकुलेट करूंगा। मैंने देखा अपनी एरे में कि भाई मैं एक बार कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा कैलकुलेट करने का मेरा कोई तुक नहीं बनता। तो भाई मैं यहाँ से ही अपनी एरे में डाल दूंगा, मतलब एरे से यूज कर लूंगा और रिकर्सिव फंक्शन में वापस पास कर दूंगा। तो थ्री प्लस टू, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, और मैं यहाँ पे भी फोर पे थ्री रिटर्न हुआ था, नहीं मैंने अपडेट नहीं किया, फाइव पे फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल चीज क्या की, मैं लिख देता हूँ, तुम्हारे बाद के उसके काम आएगा। मैंने जो मेरी रिकर्सिव कॉल हो रही थी, मैंने रिकर्सिव कॉल्स का आंसर एक एरे में स्टोर करता गया, एरे में स्टोर करता गया। क्यों, अब मैं पूछूंगा क्यों, बिकॉज मुझे रिकैलकुलेट ना करना पड़े, बिकॉज ताकि, लिख देता हूँ, ताकि रिकैलकुलेट ना करना पड़े मुझे। ठीक है, अब मैं एक सेकेंड इस चीज को ना 2000 वाले को ही एक सेकेंड चला के देखता हूँ यहाँ पे अपने में। अब मैंने क्या किया, मैंने जितना भी मुझे एन वो प्रोवाइड करेगा ना, उतने साइज की एक टेम्पररी स्टोरेज बना ली। बेसिकली अगर मैं इसका नाम देता हूँ डीपी, जिसमें मेरा इंडेक्स बेसिकली क्या बताएगा कि ये उस रिकर्सिव कॉल का आंसर है। ठीक है, और उसको मैंने माइनस वन से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये क्या सीन हुआ होगा, अगर एन मेरा पांच है, अगर एन मेरा पांच है तो मैंने एन प्लस वन डेट मीन छह साइज की एरे बना ली। तो क्या हुआ होगा, जीरो इंडेक्सिंग है तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये सीन होगा मेरा। छह साइज की एरे बनाई एन प्लस वन का मतलब, और सारी माइनस वन है इनिशियली। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने क्या किया, जो ये मैं फिबोनाची वाला फंक्शन बना रहा था, इसमें मेरी डीपी वाली वो पास कर दी। मैं कहा ठीक है, बिकॉज ये डीपी वाली कैलकुलेट करेगी मेरी जो इंटरनल, जो मेरा रिकर्शन चला है, मतलब रिकर्सिव कॉल्स हैं, उसका आउटपुट। मैंने इसको भेज दिया, और मैं जहां भी रिकर्सिव कॉल करूंगा फिर मैं उसमें हमेशा डीपी पास तो करूंगा, और ये बाय रेफरेंस है। अब मैं क्या चेक करता हूँ, ये वाली बात चीज भेज दी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अगर मेरी डीपी ऑफ एन अगर माइनस वन नहीं है, डेट मीन्स क्या, मैंने क्या करा था, मैंने शुरू में उसको माइनस वन से इनिशियलाइज किया था। वो क्या सिग्निफाई कर रहा था, वो सिग्निफाई कर रहा था, अभी इनकी वैल्यू माइनस वन सिग्निफाई कर रहा था कि ये कैलकुलेट नहीं हुई है, इस इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो मेरी रिकर्सिव कॉल है वो नहीं हुई है। ठीक है, सो कैलकुलेशन नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, अगर मेरी माइनस वन नहीं है, मैंने क्या लिखा, अगर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे माइनस वन नहीं है, डेट मीन्स उसके साथ क्या हो चुका है, कैलकुलेशन हो चुकी है। अगर माइनस वन नहीं है, डेट मीन्स क्या है, अगर माइनस वन नहीं है तो तो पहले ही कैलकुलेट कैलकुलेशन हो हो चुका चुके हैं। है। हाँ। हाँ, कैलकुलेशन हो चुकी है, हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं डायरेक्टली जो कैलकुलेटेड आंसर है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसको रिटर्न कर दूंगा, डीपी ऑफ एन। ठीक है,
और जब मेरा कैलकुलेशन हो रही होगी उसका आंसर कहाँ से आएगा, इस वाली पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल से। तो मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे किया और उसको रिटर्न कर दूंगा टीपी ऑफ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, फिर से रिकम्पाइल करता हूँ, और जो मैंने चीज बोली उसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2000 के लिए क्या चलाऊंगा, वही वाला फिबोनाची वाला। देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, उसको ही रिकर्शन से अगर कर रहे थे तो वो हमारा सॉल्व ही नहीं हुआ था। करीब आधी मिनट हो गई थी हमारी, 30 सेकंड के करीब वो चले ही जा रहा था, चले ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हर एक रिकर्सिव कॉल के लिए कैलकुलेशन बार बार कर रहा था, जब तक उसे बेस केस नहीं, जो ये वाला बेस केस है, जब तक ये वाला नहीं मिल रहा था तब तक वो कैलकुलेशन करे जा रहा था, डेप्थ में जाया जा रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने अगर किसी पर्टिकुलर nth वैल्यू के लिए रिकर्सिव कॉल कर ली है तो मैं वापस नहीं करूंगा भाई, क्योंकि मैंने उसका आंसर एक ऑक्सिलरी स्पेस में जो मेरी डीपी थी उसमें स्टोर कर लिया है। और जैसे ही मुझे पर्टिकुलर उस मतलब अगर रिकर्सिव कॉल उस nth वैल्यू के लिए होगी तो मैं वहीं से रिटर्न कर जाऊंगा, ठीक है। इससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिड्यूस हो गई। कैसे रिड्यूस हो गई? देखो, अभी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे भी आता हूँ। पहले मैं अगर रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं, जो मैंने ये रिकर्सिव फंक्शन लिखा था ऊपर, ये लिखा था, अगर मैं रिकर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊं तो तुम खुद ही बता दोगे। दो रिकर्सिव कॉल्स हो रही है और वो n की हर वैल्यू के लिए होंगी। अगर मैं सिर्फ रिकर्शन से करता हूँ तो 2 की पावर n मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। होगी कि नहीं? हाँ हाँ। होगी। अब अगर मैं यही वाली चीज डीपी से करता हूं तो देखो, हर एक nth वैल्यू के लिए मेरी एक बार ही कैलकुलेशन होगी कि नहीं। अगर मैं क्या करता हूँ, फिब ऑफ 5 के लिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, मैं दोबारा नहीं बना रहा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था, कैलकुलेशन फिब ऑफ 5 के लिए एक बार हुई थी, फिब ऑफ 4 के लिए एक बार हुई थी, फिब ऑफ 3 के लिए एक बार हुई थी, फिब ऑफ 2 के लिए एक बार हुई थी, फिब ऑफ 0 के लिए एक बार हुई थी। मतलब बेसिकली ये क्या हो रहा है, मेरी, हम nth वैल्यू से 0 तक जा रहे हैं, मतलब डेप्थ में जा रहे हैं। बेस केस जैसे ही बन गया हमारा तो हमारी वैल्यू खुद ही बनती हुई आ जाएंगी। तो हमें दूसरी बार यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ये वाली रिकर्सिव कॉल जरूरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर ऑफ वन में मेरा आंसर दे रहा है। बिकॉज इसे क्या करना है, क्या करना है, इसे एरे में से ही तो उठा के आंसर देना है। ये जो एरे है मेरे, एरे है मेरी डीपी, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी सिर्फ। तो देख रहे हो, 2 की पावर एन से कितना ज्यादा कम कर दिया मैंने, ऑर्डर ऑफ एन कर दिया मैंने। तो ये बहुत, मतलब मैंने क्या कर दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी, जब भी वो इतने बड़े टेस्ट केस के लिए चल गया, 2000 टेस्ट केस के लिए। क्योंकि अगर मैं देखूं, 2 की पावर 2000 और ऑर्डर ऑफ 2000, तो मैं देख सकता हूँ भाई ये तो बहुत ज्यादा टाइम लगा है। 2 की पावर 2000 अगर मैं लिख के देखूं, गूगल पे लिख के देखूं, 2 की पावर 2000, ये तो कुछ और ही आ रहा है। 2 की पावर 2000 इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलेटर, अनडिफाइंड आ रही है भाई, इन्फिनिटी, इंचिस नहीं, इन कैलकुलेटर। मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, कि 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2000 बार, बहुत ज्यादा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, पता नहीं कब तक। ठीक है, तो ये वाली बात अगर समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है और तुम्हारा दिमाग अभी, अगर कुछ कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन है अभी पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर तुम्हारा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होने लगेगा। थोड़ा कंफ्यूज मतलब थोड़ा खुलने लगेगा। फिर दो तीन क्वेश्चन के बाद तुम खुद ही क्वेश्चन बनाओगे, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। बट तुम्हें अभी तक जो मैं बोलूंगा ना, वो तुम्हें हर बात समझ में आ जानी चाहिए। हमने क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया, ये वाली चीज समझ में आई तुम्हें? तीनों चीजें, क्यों किया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी थी हमें,
कैसे किया? हमने एक क्या किया, जो रिकर्सिव कॉल्स में मेरा आंसर कैलकुलेट हो रहा था बार बार, उसको मैंने एक ऑक्सिलरी स्पेस में और एक एरे में स्टोर करके रख लिया। ठीक है, रख लिया तो मेरी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती चली गई। तो ये वाली चीज समझ में आई? कार्तिक, आ गई आर्यन, भाई, आ गई। आ गई ना? आ गई ना? हाँ अब भाई। जो ये मैंने मेथड बताया है, जो ये रिकर्शन में अब थोड़ा सा अगर तुम्हें कंफ्यूजन होने लगे तो मुझसे पूछ लेना, कोई बात नहीं। रिकर्शन प्लस मैंने क्या किया, ऑक्सिलरी स्पेस लगा ली। ठीक है, ऑक्सिलरी स्पेस लगा ली तो इस मेथड को अगर हम टेक्निकल टर्म से बोले तो मेमोइज करते हैं, मेमोइजेशन बोलते हैं। मेमोइजेशन क्यों बोलते हैं? कि हमने अपने आंसर को क्या किया ना, मेमोइज मतलब याद करके रख लिया। मेमोइजेशन मेथड है ये। अब एक और मेथड होता है, ये तो यूजिंग रिकर्शन हो गया। एक मेथड होता है टैबुलेशन हमारा। उसमें क्या होता है, समझने की कोशिश करना। टैबुलेशन मेथड में सिर्फ हम लूप यूज करते हैं विदाउट एनी रिकर्शन। अब तुम कहोगे भाई तूने तो शुरू में बताया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम रिकर्शन के ऑप्टिमाइजेशन के लिए लगाते हैं। मैं कह रहा हाँ भाई वो बात तो सही है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पता है रिकर्शन में क्या होता है, कि रिकर्शन की एक खामी बताता हूँ मैं तुम्हें। रिकर्शन, ये चीज पता है, रिकर्शन फंक्शन के मतलब, रिकर्शन में हम फंक्शन को कॉल कराते हैं, फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ होता है। मैं कहा हाँ, और ये फंक्शन जाता कहाँ है? मैं कहा इसका एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है स्टैक में। मैं कहा ठीक है, सही कह रहा। मैं कह रहा हूँ मैंने तुझे ऐसी कंडीशन दी कि तेरा रिकर्शन इनफाइनाइट टाइम चला। मैं कहा ठीक है, या इनफाइनाइट टाइम छोड़, तेरा ऐसा, मैंने कंडीशन दे दी कि तेरा बहुत बहुत ज्यादा टाइम चल गया, और तेरी क्योंकि ये तेरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में स्टोर होता है, तेरा ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में स्टोर होता है, तो इतने ज्यादा तेरे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गए स्टैक में कि वो स्टैक पूरा फुल हो गया। अब उससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। तो क्या हो गया, मेरा बफर ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ गई। बफर ओवरफ्लो क्या होती है बेसिकली कंडीशन, जब मेरे स्टैक की स्पेस भर जाए एक्टिवेशन रिकॉर्ड से। मतलब मैंने रिकर्शन कॉल किया था और वहां पे मेरी स्टैक में इतने एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गए फंक्शन के कि मेरी स्टैक फुल हो गई, और अब अगर मैंने एक अगला एक्टिवेशन रिकॉर्ड डाला तो वो ओवरफ्लो कर गई। तो ये कंडीशन होती है बफर ओवरफ्लो की। तो अब मैंने कहा कि यार चल, बट ये मुझे पता कैसे चलेगा? मैं कहा तेरे फंक्शन में कुछ सेगमेंटेशन फॉल्ट या फिर कुछ रन टाइम एरर आ जाएगा, कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा। मैंने कहा फिर यार फिर मैं क्या करूं? मैं कहा अगर तेरा लॉजिक सही है, तूने मतलब रिकर्सिव कॉल में तूने मेमोराइजेशन लगा के तूने अपना आंसर निकाल लिया, और तब भी तेरा ओवरफ्लो आ रहा है, या फिर फॉर अवॉइडिंग एरर्स, कि तुझे बफर ओवरफ्लो, क्योंकि अगर तेरा कोड अगर ये प्रोडक्शन में चल रहा है या कहीं बैकएंड में चल रहा है और तेरा ओवर ये आ जाता है बफर ओवरफ्लो एरर, तो तेरा तेरा पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने इस अपने रिकर्शन को मैंने यूजिंग लूप यूजिंग लूप्स करने की कोशिश की। बिकॉज जो काम हम लूप से कर सकते हैं वही रिकर्शन से कर सकते हैं, और जो काम हम रिकर्शन से कर सकते हैं वही लूप से कर सकते हैं। ये वाली बात हमने करी थी। अब मैंने कहा हाँ भाई करी तो थी, बट मुझे समझाओ और कि मतलब क्या क्या बोलना क्या चाह रहा तू। अभी तक ये समझ में आया कि हमने रिकर्शन, जब खाली रिकर्शन कर रहे थे तो उसमें एरे क्यों लगाई, ये वाली बात मुझे समझ में आ गई। अब तू क्या बोल रहा है कि रिकर्शन कभी कभी ओवरफ्लो कर जाता है। मैंने कहा हाँ रिकर्शन ओवरफ्लो कर जाता है, तो उस कंडीशन को उसको और ऑप्टिमाइज करने के लिए एक बात बताता हूँ। अगर तुम्हारा रिकर्सिव कोड लिखा जा चुका है तो तुम्हारा आधे से ज्यादा, तुम्हारा 60% काम डीपी का हो चुका है। ये मैं एज एन फैक्ट बता रहा हूँ। मतलब 60% भी क्या बोल रहा हूँ मैं, 80% काम हो चुका है। अगर तुमने अपना रिकर्सिव फंक्शन लिख दिया,
अगर तुमने रिकर्सिव फंक्शन लिख दिया तो तुम्हारा 80% काम हो चुका है। अब बस तुम उसमें ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। ऑप्टिमाइजेशन क्या करते हो तुम? सबसे पहली चीज, तुम ऑक्सिलरी एरे लगाते हो अपने जो रिकर्सिव फंक्शंस की जो कैलकुलेशंस को स्टोर करने के लिए। मैं कहा ठीक है। अब मैं चाहता हूं मैं स्टैक ओवरफ्लो अवॉइड करने के लिए भी ना क्या लगाऊं, मैं लूप्स लगाऊं उसमें। मैं कहा ठीक है। इस मेथड को मैंने नाम दिया, इसको बोलता हूं मैं टेबुलेशन। मैं कहा तू बोल कुछ भी, बट मुझे समझ में आना चाहिए, ऐसा समझा। मैं कहा ठीक है यार। अब मैंने क्या किया, इसको बोलते हैं, इसको एक चीज और बताऊं। अब मैं इसको और एक और चीज भी बोलते हैं, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अप्रोच, और इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। तू बोलेगा कि इससे मुझे क्या मतलब, मगर तुम्हें तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, बस तुम एक नाम देख लो कि इसको बॉटम टू टॉप बोलते हैं, इसको टॉप टू बॉटम बोलते हैं, ठीक है। मैं कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि इसको मैं एज एन रिकर्शन से सॉल्व, वो रिकर्शन से तो मेरा सॉल्व हो चुका है। अब मैं इसको लूप्स के जरिए सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी तक हो ना मेरे साथ? जहां भी दिक्कत आए ना, हाँ माइक हाँ। ऑन करके पूछ लेना, कोई आ बात रहा नहीं है। है, आ रहा है, आ समझ रहा रहा है हूँ। ना? ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि यार, मैंने इसका नाम बॉटम टू टॉप सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले क्यों बताया, और उसका नाम टॉप टू बॉटम क्यों बताया। अब रिकर्शन में मैं क्या कर रहा था ना, मैं टॉप रिकर्स मैंने क्या कहा था, पहले मैं एक रिकर्शन की स्टोरी बता देता हूँ, इसको मैंने टॉप टू बॉटम क्यों कहा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकर्शन टॉप टू बॉटम अप्रोच क्यों कहा। अगर मुझे फिबो ऑफ 5 दे रखा है, तो पहले मेरा फिबो ऑफ 4 का आंसर आएगा, फिर मेरा फिबो ऑफ 3 का आंसर आएगा, और यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा होगा, फिर मेरा फिबो ऑफ 2 का आंसर आएगा, फिर मेरा फिबो ऑफ 1 का आंसर आएगा। ठीक है, मेरे फिबो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने टॉप जो मेरा nth वैल्यू दे रखी थी उसके बॉटम, मतलब जब तक मेरा बेस केस नहीं आ जाता, जब तक वो रिड्यूस होता जा रहा है। बेसिकली जो मेरी मूवमेंट हो रही है वो n की बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रही है। अब मैंने इसको क्या बोला है, मैंने लूप वाली अप्रोच को क्या बोला है, मैंने इसको बोला है बॉटम टू टॉप। तो मैं कुछ क्या करूंगा, बेस केस से शुरू करके ना, बेस केस से nth वैल्यू तक जाऊंगा, ठीक है। बेस केस से शुरू करूंगा, इसमें मैं क्या कह रहा था, मैं nth वैल्यू से जा रहा था, और बिल्कुल टॉप से जो n वैल्यू दे रखी थी, फिर उससे जा रहा था n-1, फिर उससे n-2, n-3, और जब तक मेरा बेस केस नहीं आ जाता, मैं तब तक उसको ब्रेक करता जा रहा था या फिर तोड़ता जा रहा था। अब मैंने क्या किया, बेस केस मतलब अब मैं लूप वाली अप्रोच में क्या कर रहा हूँ, जिसको मैं टेबुलेशन या फिर बॉटम टू टॉप बोल रहा हूँ, उसमें मैं बेस केस से nth वैल्यू तक जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ लूप वाली टेबुलेशन अप्रोच। मैंने कहा ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं एक सेकंड और सुन लेता हूँ। मैंने n इक्वल्स टू 5 के लिए ही करा। पहली चीज मैंने क्या करी, अपनी ऑक्सिलरी एरे बनाई। समझने की कोशिश करना, ऑक्सिलरी एरे बनाई उतने ही साइज की, मतलब 6 साइज की। तो ये मैंने बना लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो मेरा बेस केस में गिवन था, बेस केस में क्या गिवन था मुझे, कि मेरा जीरोथ फिबोनाची नंबर क्या है, मेरा 0, और मेरा फर्स्ट वाला फिबोनाची नंबर क्या है, मेरा 1। तूने कहा ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने जब मुझे दो आंसर दे रखे थे, तो मैंने दो आंसर को क्या किया, अपनी ऑक्सिलरी एरे में डाल लिया। तुमने बोला ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया मुझे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहां से देखूंगा, यहां से क्या देखूंगा,
कि क्या है मेरा एफ ऑफ टू किससे बन रहा है। एफ ऑफ टू मेरा किससे बन रहा है, एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो से। तो मेरा एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ वन तो पहले से कैलकुलेटेड है, तो इन दोनों का एडिशन मेरे यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरा लूप जैसे ही आगे बढ़ेगा एफ ऑफ थ्री के लिए बढ़ेगा। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कहाँ से आई, एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन। तो वन प्लस वन, यहाँ पे मेरा टू आ गया। मैं कह रहा तू तो भाई कुछ झोल ही कर रहा, तू तो कुछ सही कर रहा। एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू, मतलब मेरा एफ ऑफ थ्री भी कैलकुलेटेड है, एफ ऑफ टू भी कैलकुलेटेड है। तो मैं इन दोनों की वैल्यू क्या करूंगा, थ्री डाल दूंगा। और एफ ऑफ फाइव क्या होगा मेरा, एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ थ्री, कितना है, पाँच। और मैं ये वाली वैल्यू, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको रिटर्न, तो मेरा आंसर फाइव ही रहेगा। हेलो, हाँ समझ में आया ना, मतलब थोड़ा थोड़ा भी आया हो 50%, या कहाँ दिक्कत आई हो थोड़ा सा भी मुझे बताओ, ताकि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन तो करूंगा ही, जहाँ पे मैं ज्यादा ध्यान दूं। मैंने क्या किया, जो मेरी एन वैल्यू दे रखी थी ना वही वाला की, जैसा हमने मेमोराइजेशन में किया था। बिल्कुल अपना दिमाग ओपन रखना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, जैसा मैंने मेमोराइजेशन में किया था उतने ही साइज की मैंने ऑक्सिलरी स्पेस बना ली। एन प्लस वन साइज की मैंने ऑक्सिलरी स्पेस बना ली, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने अपने बेस केसेस जो थे ना, बेस केस वैल्यू को अपनी ऑक्सिलरी एरे में डाल दिया, ऑक्सिलरी एरे में डाल दिया। इसका मतलब क्या है मेरा, जिसका वैल्यू मुझे दे रखी थी, जो वैल्यू मुझे दे रखी थी, जिसका आंसर जिस वैल्यू के लिए मेरे पास आंसर था, वो मैंने इस ऑक्सिलरी एरे में डाल दिया। जैसे मुझे एफ ऑफ जीरो का पता था वो जीरो है, एफ ऑफ वन का पता था वो वन है, डाल दिया। अब जो जैसी ही मेरी कंडीशन थी, मेरी कंडीशन क्या थी, अगर मैं एफ ऑफ आई पे खड़ा हूँ, एफ ऑफ एन पे खड़ा हूँ, तो मैं एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू के एडिशन से मेरा एफ ऑफ फिबो ऑफ एन बन रहा है। ठीक है, ये मुझे पता था। अगर मैं जनरल केस देखूं, एफ ऑफ एन क्या था। अब मेरा यहाँ पे चॉइस डायग्राम का काम पूरा पूरा आता है। और वो चॉइस डायग्राम बेसिकली क्या चीज होती है, जैसे मैंने देखा था चॉइस डायग्राम क्या, जिससे मेरा आंसर आया था। बेसिक, बिल्कुल बेसिक चलना, मेरा रिकर्सिव कोड यहाँ पे लिखा था। रिकर्सिव कोड से मैं तो पूरा वो समझा देता हूँ। इंट फिबो ऑफ एन, ठीक है, अगर एन इक्वल्स टू जीरो है, रिटर्न जीरो। इफ एन इक्वल्स टू वन है, रिटर्न कर दिया वन। अदरवाइज जो मेरी कंडीशन थी, फिबो ऑफ एन माइनस वन प्लस फिबो ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, ये चीज थी मेरी रिकर्सिव में। अब मैंने इसमें क्या किया है आइटरेटिव अप्रोच में, वो देखना। मैं कोड बिल्कुल जैसे मैंने बताया वैसे लिखूंगा। मैंने n प्लस वन साइज की एक ऑक्सिलरी एरे बना ली। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, पांच ले लिया, n इक्वल्स टू फाइव के लिए मैं सॉल्व कर, जो मेरा बेस केस था, ये दोनों मेरे बेस केस थे। n इक्वल्स टू जीरो के लिए वैल्यू क्या थी, जीरो। n इक्वल्स टू वन के लिए वैल्यू क्या थी, वन। मैंने डाल दिया। अब मैं जो मेरी पहली अनफिल्ड वैल्यू है ना, उससे मेरा लूप शुरू करूंगा। इंट i इक्वल्स टू टू, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस, ठीक है। और मेरी dp ऑफ i जो वैल्यू थी, जो जैसी कंडीशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, वही वाली कंडीशन जैसी रिकर्सिव कॉल हुई है। अब मेरी रिकर्सिव कॉल ना, जो मेरी रिकर्सिव कॉल है, वो मेरी dp में, जो मेरी ऑक्सिलरी स्पेस है, बेसिकली उसमें चेंज हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा, dp ऑफ i क्या होगा, dp ऑफ i माइनस वन प्लस dp ऑफ i माइनस टू, ठीक है। और मैं लास्ट में जाके रिटर्न कर दूंगा dp ऑफ n।
डीपी ऑफ एन में क्या पढ़ाऊंगा? अगर मैं डीपी ऑफ 5 की बात करूँ, मेरा 5 दे रखा है, डीपी ऑफ 5 में मेरी वैल्यू पड़ी होगी 5 3 2 1। अगर मैं देखूं, इसमें ही तो मेरी वैल्यू पड़ी होगी nth के लिए। तो मैं, ये वाली चीज समझ में आई? हेलो? आ गई भाई। आ गई ना? अभी मैं जो ये वाली मेमोराइजेशन वाली अप्रोच है, इसके इसकी भी एक वो दिखाता हूँ। बहुत बड़े नंबर के लिए करता हूँ मैं। लेट्स सपोज, क्या करूँगा, बट ये भी, ये चल जाएगा ये, कि अगर मैं 4 के लिए भी करूँ, चल जाएगा ये। कॉस, ये तो टीचर ओवरफ्लो एरर है। अगर मैं मतलब, जब मैंने डीपी पढ़ी थी ना, तो एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें मेरा स्टैक ओवरफ्लो, मतलब ओवरफ्लो एरर आया था। वो था स्क्रैम्बल स्ट्रिंग। वरना किसी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें मेरा जो रिकर्शन रिकर्शन प्लस मैंने ऑक्सिलरी स्पेस यूज करी थी, उसमें कहीं भी मेरा जो स्टैक ओवरफ्लो एरर है, ओवरफ्लो एरर वो कहीं नहीं आया था। बट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि जैसे ही हम रिकर्शन प्लस ऑक्सिलरी स्पेस वाली अप्रोच बता देंगे ना, वो हमसे लूप वाली अप्रोच, मतलब टेबुलेशन अप्रोच पूछेगा। ठीक है? तो उसको हमें ये अप्रोच बतानी पड़ेगी। तो जब भी हम डीपी का क्वेश्चन करते हैं, तो तीनों अप्रोच लेके चलते हैं। ठीक है? तो मैंने क्या कहा, मैं ना इसको, पता है, डीपी के लिए अलग कोड वो बना लेता हूँ यार। ठीक है, डीपी कोड्स, डीपी, या फिर जहाँ पे क्लास नोट्स है ना, वहाँ पे एक वो बना देता हूँ। सेकंड। अबे, ठीक है, जितने भी सारे इसमें कोड होंगे, हम इसमें डाल दिया करेंगे। तो क्वेश्चन पहला हमने क्या किया था? फिबोनाची वाला। तो हर एक के लिए ना एक अलग फोल्डर बना लेंगे, फिबोनाची। उसके अंदर तीनों अप्रोच लिखेंगे। सबसे पहली रिकर्सिव डॉट सीपीपी। रिकर्सिव अप्रोच क्या आती है हमारी, उसको मैं बेसिकली यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने वहाँ पे कोड ब्लॉक लिख के, ये रिकर्सिव अप्रोच थी हमारी। ठीक है, ये रिकर्सिव अप्रोच थी हमारी। इसके बाद कौन सी, मेमोआइजेशन डॉट सीपीपी, हमने मतलब बेसिकली क्या किया था, उसको मेमोआइज कर दिया था, वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब मेमोराइजेशन वाले को वहां पे भी तो चला के देख लें, एक बार चला के देख लेते हैं। हमें पता है चल तो जानी है, हमें पता है चल तो जानी है। क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ ऑफ डीपी n+1 साइज की, जो कि इनिशियलाइज कर दी हमने -1 से। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा, सॉल्व। उसमें हम अपनी n और dp पास कर देंगे। जो हमने रिकर्शन में किया वो ही करेंगे। इंट सॉल्व, जिसमें मेरा इंट n आएगा, और वेक्टर ऑफ इंट रेफरेंस ऑफ डीपी आएगी। अगर मेरा n इक्वल्स टू 0 है और n इक्वल्स टू 1 है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा n। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज मैं क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था सॉल्व ऑफ n-1 और dp प्लस सॉल्व फॉर n-2 और dp। अगर मेरी कैलकुलेशन ये पहले से हो चुकी है, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो डीपी ऑफ एन में डाल दूंगा। नहीं तो फिर क्या करूंगा, इफ अगर मेरी कैलकुलेशन नॉट इक्वल्स टू -1 है, कैलकुलेशन पहले से ही हो चुकी है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ एन। ठीक है,
तो मैंने इसको रन किया और सबमिट किया, तो चलना तो था ही और चल चुका है। ठीक है, ये मेरी हो गई, मेरी मेमोराइजेशन वाली अप्रोच। मतलब मैंने अपने रिकर्सिव कोड में मेमोराइजेशन लगा लिया। अब हम करते हैं इसको क्या, टेबुलेशन। टेबुलेशन, ठीक है, डॉट सी, टेबुलेशन अप्रोच करते हैं इसकी। इसको टेम्पलेट को यहाँ उठा लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, वही सबसे पहली चीज क्या, मैंने ऑक्सिलरी स्पेस बनाई n+1 साइज की। ठीक है, ऑक्सिलरी स्पेस, स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर क्या किया मैंने, बेस केसेस से अपनी एरे को इनिशियलाइज कर दिया। जीरो पे क्या आ रहा था मेरा, जीरो। डीपी ऑफ वन पे क्या आ रहा था मेरा, वन। ठीक है, फिर मैंने जो पहली अनफिल्ड वैल्यू थी, टू से चलाया, एन तक चलाऊंगा, बढ़ाता रहूंगा। अगर मेरी डीपी ऑफ आई की वैल्यू कहाँ से आएगी, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ एन आई माइनस टू। जैसी मेरी रिकर्सिव कॉल चल रही होगी, अगर ये एन माइनस फोर होता ना यहाँ पे, तो मेरी यहाँ पे डीपी ऑफ एन माइनस फोर, और डीपी ऑफ अगर यहाँ पे एन माइनस टू होता तो ऐसे आई माइनस टू ऐसे हो जाता। जैसी मेरी रिकर्सिव कॉल चलेगी वैसी मेरा ये चलेगा, और लास्ट में जाके मेरा रिटर्न रिटर्न क्या मैं प्रिंट कराऊंगा ना यहाँ पे, तो प्रिंट कराऊंगा डीपी ऑफ एन जो भी मेरा दे रखा होगा। ठीक है, तो इससे मेरा ओवरफ्लो का खर्च खतरा भी बच जाएगा। मैं यहाँ पे हूँ, मैं टेबुलेशन जी प्लस, इसको कंपाइल करता हूँ, टेबुलेशन डीप नोट्स कोड्स। टैब खराब हो गया क्या मेरा, टैब 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 टेबुलेशन डॉट सी, जी प्लस प्लस, क्या दिक्कत हो गई बेटी। अच्छा, सॉरी, सी डी करेंगे फिर पुनः में, जी प्लस प्लस टेबुलेशन, कंपाइल किया, चलाया, 2000 के लिए वैल्यू आ गई। पहले वेरीफाई कर लेते हैं, 5 के लिए 5 आ, ठीक है, तो मेरा ये चल गया है। इसको हटा देते हैं। ये समझ में आया, हाँ भाई, आ गया। आ गया ना। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है कितनी है, इसकी ऑर्डर ऑफ एन ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन ही है। यहाँ पे अगर हम रिकर्सिव फंक्शन की बात करें, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अभी तक बात नहीं करी थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी लग रही है हमारी रिकर्सिव फंक्शन में। अगर मैं बात करूं, जो कि क्या लग रही है, रिकर्सिव स्टैक स्पेस जो लग रहा है हमारा, अगर ओ हम एन। बात करें तो हाँ। वो एन लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी वो एन लग रही है, यहाँ पे हमारा कोई रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी नहीं लग रहा, और ऑर्डर ऑफ एन और ऑर्डर ऑफ वन में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आ गया। ये मतलब जब भी हम डीपी का क्वेश्चन करते हैं ना, सबसे पहले रिकर्सिव पे जाते हैं, फिर मेमोराइजेशन। वो कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब किसी एक अप्रोच या फिर मतलब सिर्फ मेमोराइज होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 98% क्वेश्चंस हो जाते हैं तीनों अप्रोचेस से। वो कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, वो थोड़े से दिमाग उसमें बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ, इसको तो डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ, चाहे उठा के यहाँ पे इसको ऐसे उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और चला के देख लिया है कि मेरी कल सही जगह लग रही है या नहीं। रिटर्न टीपी ऑफ एन कर दिया। ठीक है, आर्यन भाई समझ में आया ना जो भी चीज हम कर रहे हैं। हाँ भाई। ठीक है, ओके, रन टाइम एरर क्यों आया, n+1 -1 तो करनी नहीं थी। ठीक है,
क्या था, टाइम एरर क्यों आ रहा है, -1 -2 सेकेंड 1 dp ऑफ n, जीरो से अगर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ, चलो पहले वेक्टर ऑफ इंट बनाई n+1 साइज की, बेस केस से इसको इनिशियलाइज किया, पहली अनफिल्ड वैल्यू थी उससे वो किया, और dp ऑफ i के लिए मैंने दो प्रीवियस वैल्यू, हाँ सही तो क्या, तो क्या दिक्कत हो रही है, रिटर्न ही तो करना था, मैंने कर दिया, तो मेरी एग्जीक्यूटिव किस टेस्ट, अच्छा n=0 के टेस्ट केस के लिए चल रहा है, मतलब ये अगर मेरा n=0 रहेगा तो वो तो मुझे पता ही है मेरा बेस केस है, बेस केस क्या n=0 के केस में, तो मैं एरे बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, या अगर मेरा 1 वाला भी केस होगा तो मुझे एरे बनाने की जरूरत है ही नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा, ठीक है, ओके, ये वाली चीज समझ में आई ना, यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल ही एज केस दे दिया था मैं, n=0 या 1 देते तो ये वाली चीज हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये वाली चीज हमें कब करनी है, जब हमारा n 2 या 2 से बड़ा गिवन हो, ठीक है, और उस 0 या 1 होगा तो हम डायरेक्टली n ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक। फिबोनाची वाला अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला तुम खुद करोगे, ये वाला तुम खुद करोगे, और इसको मैं पहले वो कर देता हूँ, ये मैं चैट पे भेजता हूँ, हम हर क्लास में ना, आ, देखो ये वैसे लिस्ट है तुम्हारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बिकॉज बहुत कंपाइल करके ना प्रॉब्लम्स इसमें रखे हुए हैं, जितने मैंने मतलब सॉल्व करे हैं, जितने भी डीपी के, और जितने हो सकते थे वो सब भी इसमें रखे हुए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम nth ट्रिबिनोलॉजी नंबर, ट्रिबोनैकी नंबर, अभी हमने फिबोनाची देखा था, अब ट्रिबोनैकी देख रहे हैं, ठीक है, तो एक बार पढ़ो ये वाला क्वेश्चन और मुझे समझाओ कि मैं कैसे कैसे इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन हमने, इस टाइप का क्या, फिबोनाची वाला किया ही हुआ है, फिबोनाची नंबर, तो सेम उसी की तरह ही हुआ है तो। सेम उसी की तरह है ना, हाँ, तो बस एक हमारे, बेस हाँ केस बस एक एक्स्ट्रा है वो भी, लेकिन असली में वही है, 0 और 1 को ऐड हो रहा है, टेबल तो वैसे ही हाँ बनेगी। ठीक है, ठीक है, वही इस वाली चीज करते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें क्या दे रखा था, अब हमें nth ट्रिबोनैकी नंबर फाइंड करना है, मैं कहा ठीक है, मतलब ट्रिबोनैकी का मतलब बता मुझे, अगर मेरा n=4 दे रखा है तो मेरा क्या होगा, क्या होगा, जो मेरा n=4 अगर मैं बात करूं, तो 1 + 3 मेरा 4 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 + t(2) +t(3), मतलब अगर मैं n(4) की बात करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, n(1 + n(2 + n(3), ये मेरा 4 की वैल्यू होगी, अगर मैं 3 की बात करूं, t(3) की बात करूं, तो t(1 +
टी ऑफ वन होगा 3 + 1 3 + 0 टी ऑफ 0 प्लस टी ऑफ वन प्लस टी ऑफ टू, मतलब पिछले तीन का सम है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। तो अब इसको अगर रिकर्सिव लिखने की अगर मैं कोशिश करूं, क्वेश्चन समझ में आया ना? देखो क्या गिवन है, जो बेस केस है वो भी देख लेते हैं। टी ऑफ जीरो जीरो है। अगर मैं nth जीरोथ ट्रिबोनेकी नंबर अगर फाइंड करूं तो वो जीरो है। वन एथ ट्रिबोनेकी अगर नंबर फाइंड करूं तो वन है। सेकंड ट्रिबोनेकी नंबर फाइंड करूं तो वो भी वन है। ठीक है, और मुझे एक कंडीशन दे रखी है, अगर इसको जनरलाइज करूं, अगर मुझे एन ट्रिबोनेकी नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या होगा, n-3 प्लस, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने किया हुआ है, n-2 प्लस टी ऑफ n-1। तो अगर मैं n इक्वल्स टू 4 के लिए देखता हूँ तो टी ऑफ वन प्लस टी ऑफ टू प्लस टी ऑफ थ्री आ जाएगी। जो एक आधा, मतलब जब हम इसके लिए एक आधा टेस्ट केस चलाएंगे वो हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे केस हो रहा। आ गया हमें, बेस केस पता चल गया, कैसे रिकर्सिव कॉल हो रही है वो पता चल गया। तो अब हम आ जाते हैं कैसे, किस पे, अपने रिकर्शन पे। रिकर्शन हमारा पैटर्न क्या चलता है, हम पहले रिकर्शन करते हैं। रिकर्शन अगर हमने लिख लिया तो हमारा 80% काम हो गया। फिर हमारा बचा कुचा 10% काम बचा है। उसके बाद हम मेमोराइजेशन करते हैं, जो हमारी क्या रहती है, टॉप टू बॉटम अप्रोच। वो हमारा 10% काम बचा। फिर उस मेमोराइजेशन को हमें टेबुलेशन फॉर्म में, टेबुलेशन का मतलब होता है कि हमारा बॉटम टू टॉप उसमें कन्वर्ट करते हैं, और हमारे डीपी की प्रॉब्लम 100% सॉल्व होके हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो हम पहले अपना 80% जो इम्पोर्टेंट काम है वो कर लेते हैं, रिकर्सिव कोड लिख लेते हैं इसका। रिकर्सिव कोड कैसे लिखते हैं, चाहे अगर मुझे इंट टीएथ ट्रिबोनेकी नंबर फाइंड करना है, तो मैं फंक्शन क्या दे रखा है, ट्रीबो, ट्रीबो दे रखा है, तो इंट ऑफ एन दे रखा होगा। तो मेरी रिकर्सिव कॉल कैसे चल रही है, ट्रीबो ऑफ n-3 प्लस ट्रिबो ऑफ n-2 प्लस ट्रिबो ऑफ n-1, इनको ऐड कर दिया। और जो मेरे बेस केस थे, अगर n इक्वल्स टू जीरो होगा मैं रिटर्न कर दूंगा जीरो। अगर मेरा n इक्वल्स टू वन या टू होगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा वन। ये मेरे बेस केस हो गए, और ये मेरा फंक्शन मैंने पूरा लिख के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या होगी, क्या होगी, काटते कार्य। 2 की पावर n ही होगी। टू की पावर क्यों होगी, इस बार हाँ, थ्री की पावर नहीं होगी, 3 की पावर n। थ्री की पावर एन होगी ना। और स्पेस हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन होगी। ठीक है, तो मैं पहले हम अपनी अपनी फंडे से चलते हैं, हम बेफालतू की बातें नहीं करते, हम पहले रिकर्सिव कोड लिखते हैं। अगर उसमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एरर आता है या कुछ बकचोदी होती है हमारे साथ, तब हम फिर, मतलब मेमोराइज तो करेंगे ही, बट हम पहले रीअश्योर हो लेते हैं कि हमारा रिकर्शन वाला नहीं चल रहा, या चल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा। तो ये केस होता है तो हम रिटर्न कर देते हैं वन, अदरवाइज रिटर्न कर देते हैं ट्रिबोनेकी ऑफ n-3 प्लस, इनको कॉपी पेस्ट करते हैं दो बार, और n-1 n-2। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, टेस्ट केस तो चल गए। तो अगर ये मेरा सबमिट भी हो जाता है तो मेरा रिकर्सिव कोड तो चल रहा है, मैं ऐसा बता सकता हूँ अगर ये सबमिट हो जाता है। अगर ये टाइम लिमिट एक्सीड एरर दे दिया, डेट मीन्स क्या, अब मेरी क्या हो गया,
टाइम लिमिट एक्सीड एरर दे दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? मेमोराइजेशन लगाना पड़ेगा। अब मुझे मेमोराइज करना पड़ेगा इसको यहाँ, ठीक है। टाइम लिमिट एक्सीड, पहला हमारा जिंदगी का पहला टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है रिकर्शन से, ठीक है। अब करते हैं इसको मेमोराइज, वही वाली चीज, बिल्कुल वही वाली चीज, जितनी ये अपना ना रिकर्सिव फंक्शन में, इसको अब एक और फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर इसका पूरा कोड लिखते हैं, सॉल्व बनाते हैं, उसके अंदर इंट एन चला जाएगा और उसके अंदर ये सारा भेज देते हैं, ठीक है। एक्स और इसकी रिकर्सिव कॉल्स को भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या चीज करेंगे, जितनी मैक्सिमम एन की वैल्यू हो सकती है उतने तक की एरे बनाएंगे, जो एरे बना रहे थे, तो क्या हो सकती है, डीपी ऑफ एन प्लस वन, -1 से इनिशलाइज कर देंगे और क्या करेंगे, कॉल कर देंगे एन ऑफ डीपी को। मैं कहा ठीक है। अब ये तो मेरे बेस केसेस हैं, बेस केसेस में तो मैं कुछ हाथ लगाऊंगा नहीं, बिकॉज उनसे ही तो मेरा आंसर आएगा, रिकर्शन में यही होता है। अगर मेरी डीपी ऑफ एन की वैल्यू -1 नहीं है, दैट मीन्स क्या, वो पहले से कैलकुलेट हो चुकी है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ रेफरेंस ऑफ डीपी, ठीक है। अगर मेरी डीपी की वैल्यू क्या कहते हैं -1 नहीं है, डेट मीन्स वो मेरी पहले से कैलकुलेट हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं करना। अदरवाइज क्या करना है, पहले मैं हर एक रिकर्सिव फंक्शन में डीपी लिख लेता हूँ। अदरवाइज क्या करना है, इन तीनों रिकर्सिव फंक्शन से जो मेरी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी उसको मैं डीपी ऑफ एन में डाल, ठीक है। और अब रन कराने की कोशिश करता हूँ, तो वो शायद ये चल जाए। ओके, ये चल गया, रन तो हो गया। क्या सबमिट हो पाएगा मेरा? मैंने कहा पहले तो मेरा टाइम टाइम लिमिट एक्सीड एरर आ रहा था, बट ड्यू टू मेमोराइजेशन क्या हुआ मेरा, क्या हुआ, मैंने मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हुई और मेरा ये सबमिट हो गया, ठीक है। हेलो, आया ना समझ में? हाँ हाँ हाँ, आ गया। आ गया ना? हाँ, अब अब हमारा क्या हो गया, कहाँ तक हो गया हमारा फ्लो, हमने ये कर मेमोराइजेशन लिया, में। ये कर लिया, ये कर लिया, 90% काम हो चुका है। अब हम करते हैं इस वाले को, टेबुलेशन। अब मैंने क्या कहा था, जितने मतलब जैसी हम एरे तब बना रहे थे वैसी एरे बनानी है, वही एरे ले लिया हमने, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रिकर्सिव फंक्शन हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते थे, एरे बनाने के बाद इसको -1 से अब इनिशियलाइज नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं बट हम नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसमें ना वैल्यूज पड़ेंगी, अगर -1 से कर भी ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम उतने साइज की एरे बनाएंगे और उसको शायद 0 से कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, बेस केस, बेस केस, क्योंकि हम कहाँ से जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप। टेबुलेशन क्या होता है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। बॉटम टू टॉप में क्या, सबसे पहले बेस केस, तो डीपी ऑफ 0 क्या है हमारा, 0। डीपी ऑफ 1 क्या है हमारा, 1। डीपी ऑफ 2 क्या है हमारा, 2, सॉरी 1। यहाँ से हमने देख लिया, तुमने कहा सही है भाई। अब जो पहली अनफिल्ड वैल्यू रहेगी वो कहाँ से है, 3 से, कहाँ तक जाने वाली है, n तक। अपनी आई को बढ़ाते जाएंगे, डीपी ऑफ आई क्या होगी, जैसे मेरी रिकर्सिव कॉल हो रही थी n-3 के लिए हो रही थी, तो डीपी ऑफ i-3 प्लस डीपी ऑफ i-2 प्लस डीपी ऑफ i-1 कॉल हो जाएगी, और बाद में जाके मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ क्या, डीपी ऑफ n, ठीक है। और यहाँ पे भी वही वाला केस, इफ क्या कहते हैं n इक्वल इक्वल्स टू 0, क्या 0 होगा तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0, ताकि मेरे जो ये 3 से कम वाले टेस्ट केसेस हैं वो भी चल जाए, ठीक है। बस 0 वाले के लिए रिटर्न कराने की जरूरत है वैसे मुझे।
नहीं नहीं, सबके लिए कराना पड़ेगा। n इक्वल टू 1 और n इक्वल्स टू 2 रिटर्न कराना होगा। ठीक है, तो अगर मैं अब भी रन करता हूँ उसको, तो मेरी टेबुलेशन अप्रोच भी चल जानी चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत सही दिमाग लगाया और मेरा ये सॉल्व होके आ जाना चाहिए। तो मेरा ये एक्सेप्टेड हो गया ना? हो गया है ना? हाँ, हो गया। ठीक है, तो मैंने तीनों अप्रोच बताई प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, हेलो, आ गई तीनों। तीनों आ गई ना? अब अरे, दो प्रॉब्लम ईमानदारी से तुम्हें मतलब घर से करके लाना है। मैं ये दो प्रॉब्लम दे रहा हूँ और तुमसे तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ कोई और ना करे, क्योंकि तुम रेगुलर हो, तो तुम करके ले आना। कोई दिक्कत आए तो दिन में भी कभी भी जब सॉल्व करने बैठो, कुछ भी दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझसे, बट हाँ कर हाँ, लेना इनको क्लास से ठीक है। पहले, ताकि तुम्हारा फ्लो बना रहेगा। क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चंस करा भी दूं ना, क्योंकि मैं हम्म। 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, अगर मैं करा भी दूं तो उससे मेरा तो रिवीजन हो जाएगा, बट तुम्हें कोई फायदा ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक तुम खुद से अपना थोड़ा सा भी दिमाग, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाने की कोशिश करो, होता है नहीं होता है वो मैटर भी नहीं करता इतना ज्यादा। क्योंकि तुम्हारा अगर दिमाग खुलेगा तब तुम इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो जितना ट्राई कर सकते हो करो। ये है काउंटिंग बिट वाला और इसका गेट मैक्सिमम जनरेटेड एरे, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आना। मैं इसको उस पे भेज दूंगा। ये लिस्ट यार, लिस्ट का लिंक मैं एक और बार भेज देता हूँ उस पे, ये भी देख लेना, इसको एज एन बुक मार्क कर लेना। क्योंकि मैं इस पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डालूंगा और ये तुम्हारे बाद में जब तुम्हारे डीबी पे पूरी कमांड हो जाएगी ना, रिवीजन के टाइम बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास यार यही एंड करते हैं।